सोचो, अगर हमें 15 सालों के लिए बिना बिजली के रहना पड़े तो हमारी जिंदगी कैसी होगी। क्या हम इंसान बिना बिजली के सरवाइव कर पाएंगे या फिर मारे जाएंगे। चलिए जानते हैं तो कहानी की शुरुआत कुछ पुराने दिनों के शिकागो में होती है, जहाँ सभी इंसानों के पास इलेक्ट्रिसिटी थी। यहाँ पर हम एक चार्ली नाम की बच्ची को देखते हैं जो कार्टून देख रही थी। वहीं उसका छोटा भाई डैनी आईपैड में गेम खेल रहा था और उनकी मॉम रेचल फोन पर किसी से हस्बैंड बैन घबराता हुआ घर आता है और उन्हें बताता है कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। जिस पर रेचल उससे पूछती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। अचानक यहाँ बैन के घर में लाइट्स ब्लिंक होने लगती है और उसके लैपटॉप में भी कुछ फाइल्स डाउनलोड होने लगती है, जो अगले ही सेकंड में 100% डाउनलोड भी हो जाती हैं। जिसके बाद वो अपने लैपटॉप से यूएसबी निकालकर उसे एक मेटल के लॉकेट में लगाने लगता है। वहीं दूसरी ओर हाईवे पर माइल्स और उसका दोस्त अपनी कार से निकलते हैं, जहाँ उनके पीछे रुकी हुई गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी, जिनकी हेडलाइट्स भी एक के बाद एक अपने आप बंद हो रही थी। आसमान में प्लेन्स भी इधर उधर क्रैश होने लगे थे, जमीन पर ट्रांसफार्मर्स फटने लगे थे और यहाँ तक कि विलिस टावर भी एकदम काला पड़ चुका था। इसके बाद हम धरती को अंतरिक्ष से देखते हैं, जहाँ धीरे धीरे धरती से बिजली गायब होती हुई नजर आ रही थी। अंधेरा यूएसए के नॉर्थ से होते हुए ईस्ट और साउथ में फैलता चला जा रहा था और चारों तरफ ऐसा समा हो गया था कि बिल्कुल कैंडल लाइट डिनर का माहौल था। लेकिन आज की जनरेशन यानी कि जेन जी के लिए इंटरनेट ना होने का मतलब है कयामत का आ जाना। इसके बाद हमें एक स्टोरी सुनाई जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि उस ब्लैकआउट डे को 15 साल से ज्यादा हो गए हैं। ब्लैकआउट डे के बाद इलेक्ट्रिसिटी वापस आई ही नहीं, जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली सभी चीजें बेकार हो गई थी। यहाँ तक कि लोगों के कार इंजन, जेट टर्बाइन्स और जरा सी बैटरीज भी बिल्कुल खराब हो गई थी। इन सब चीजों की वजह से बड़े पैमाने पर सभी के हालात बहुत खराब हुए। बीमारी बढ़ी लेकिन दवाइयाँ नहीं मिली, आग लगी लेकिन आग बुझाने वाली गाड़ियाँ नहीं थी, फैक्ट्रीज थी लेकिन वहाँ खाने के लिए कुछ नहीं था और सभी लोग हाथ से काम कर रहे थे। जिसके बाद जल्द ही सरकारें गिरने लगी और मिलिटियाज पड़ने लगी थी। ब्लैकआउट के बाद यूनाइटेड स्टेट्स 6 भागों में बंट चुका था, जो कि द मोनरो रिपब्लिक, द जॉर्जिया फेडरेशन, द प्लेन्स नेशन, टेक्सास, द कैलिफोर्निया कॉमनवेल्थ और बाकी बंजर जमीन थी। इन सभी शहरों के ऐसे हालात को देखकर ज्यादातर लोग यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो चुके थे, जिनमें से एक बैन और उसकी फैमिली भी थी, क्योंकि वो वहाँ के विलेज एरिया में रहने लगे थे, जो कि द मोनरो रिपब्लिक एक पीसफुल कॉलोनी थी, जहाँ कुछ 100 लोग जाकर बस गए थे। यहाँ हमें पता चलता है कि बैन की वाइफ का कुछ साल पहले ही देहांत हो गया था और अब वो एक ब्रिटिश मेडिकल डॉक्टर मैगी को डेट कर रहा था। उसके बच्चे डैनी और चार्ली भी अब बड़े हो चुके हैं, लेकिन डैनी को अकेले रहना ज्यादा पसंद है, क्योंकि वो अस्थमा की बीमारी से गुजर रहा है। ऐसे ही एक दिन चार्ली अपने भाई के साथ जंगल में जाती है, जहाँ उन्हें एक एबेंडन वैन दिखती है। चार्ली उसके अंदर जाती है और वहाँ उसे एक मिनी फ्रिज मिलता है, जिसे देखकर उसे अपने बचपन की याद आने लगती है, जब ब्लैकआउट डे के बाद उसके मॉम डैड ने उसे वो पिघली हुई आइसक्रीम दी थी, क्योंकि वो उस वक्त की आखिरी आइसक्रीम थी। एक दिन जब चार्ली हर दिन की तरह जंगल में एक चक्कर लगाने जाती है, तब मोनरो मिलिटिया, जो कि मोनरो रिपब्लिक की मिलिट्री फोर्स है, वो कॉलोनी के अंदर आते ही धावा बोल देती है। मिलिटिया की कलाई पर एक टैटू गुदा हुआ था, जो कि मोनरो रिपब्लिक के मेंबर्स का सिंबल था, जिससे उन्हें पहचाना जा सकता था। अब क्योंकि ये मोनरो रिपब्लिक के सेटलमेंट का समय है, इसलिए वहाँ रहने वाले सभी लोगों को टैक्स के रूप में अपनी फसलें देना उनकी जिम्मेदारी है। हालांकि बेन जानता है कि ये टैक्स से कहीं ज्यादा है। बेन को लगता है कि उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए वो अपने सबसे अच्छे दोस्त आरोन के पास जाता है और उसे वो लॉकेट दे देता है, जिसमें बेन ने मूवी के शुरू में वो यूएसबी लगाया था। बेन आरोन से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें इस लॉकेट को कुछ नहीं होने देना। तभी उस मिलिटिया ग्रुप का कैप्टन मेजर टॉम नेवेल वहाँ आ जाता है और बेन को अपने साथ चलने के लिए कहता है। वो उससे उसके भाई माइल्स के बारे में पूछता है, जिस पर बेन कहता है कि वो माइल्स से पिछले 15 सालों से नहीं मिला है। वहाँ मौजूद सभी लोग डर के मारे देखते हैं कि मिलिटिया ग्रुप अपने कदम वापस लेने लगता है।